मैं बेंगलुरु बोल रहा हूँ। मुझे बंगलोर भी कहा जाता है। मैं भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर हूँ। मैं भारत का एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता हूँ। इसके पहले कि आप बेंगलुरु के सफर पर मेरे साथ निकले, आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दें। इसके साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको किस सिटी के या किस स्थान का वीडियो देखना है। दोस्तों, अंग्रेजों के आगमन के बाद मेरा नाम बेंगलोर पड़ा, जिसका अर्थ है रखवालों का नगर। वर्तमान में लोग मुझे हाईटेक सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से पुकारते हैं। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तब से मुझे राजधानी के रूप में यानी बेंगलुरु को चुना गया। 1 नवंबर 2014 को केंद्रीय सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मेरा नाम बेंगलोर से बेंगलुरु में परिवर्तित हुआ। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मुख्यालय मुझ में ही स्थित है, जिससे मैं हमेशा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर रहा हूं। मैं आपको अपने ऐतिहासिक नाम कल्याणपुरी से लेकर कैसे अपने बीते अतीत के बारे में बताऊंगा। तब मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए में मुगलों ने कैसे बेच दिया था। मैं महानगर के रूप में क्षेत्रफल 709 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 274 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हूँ। वहीं मेरी जनसंख्या वर्ष 2011 में हुई जनसंख्या जनगणना के अनुसार मेरे शहर की आबादी 84,43,675 एवं महानगर की आबादी 84,99,399 है, जिससे महानगर में जनसंख्या घनत्व 12,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का हो जाता है। कुल आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं में साक्षरता दर क्रमशः 91.01% और 84.01% है। वहीं लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुष 916 महिलाएं हैं। पुराणों में मुझे कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता है। फिर मैं अपनी संस्कृति के बारे में, मेरे अंदर कौन कौन से स्थान हैं जो आपको मेरी ओर खींच कर ले आते हैं और मुझ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, आदि जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरे जन्म से। मैं प्राचीन समय में गंग राजवंश का एक भाग था। सन 1015 से 1116 तक तमिलनाडु के चोल शासकों ने मेरे ऊपर राज किया और फिर सत्ता होयसल राजवंश के हाथों में चली गई। मेरा वास्तविक जन्म सन 1537 में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। नाद प्रभु कैंप गौड़ा को मेरे पिता अर्थात मेरा निर्माता कहा जाता है, क्योंकि विजयनगर के शासक अच्युत राय की आज्ञा से मुखिया कैंपेगौड़ा जी ने मेरा किले के रूप में निर्माण करवाया और मुझे राजधानी बनाया। इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मेरी सत्ता की बागडोर कई बार बदली। मराठा सेनापति शाहजी भोसले के अधिकार में कुछ समय तक रहने के बाद मुझ पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर के शासकों को पराजित किया था और उसके बाद दक्षिण के महत्वपूर्ण शहर मुझे 3 लाख रुपए में बेच दिया था। अपने असहिष्णु और आक्रामक व्यवहार के लिए कुख्यात मुगल शासक औरंगजेब की योजना दक्षिण में भी खुद को अजय साबित करने की थी। उस वक्त दक्कन में औरंगजेब के सामने एक ही चुनौती थी और वो था मराठा साम्राज्य। औरंगजेब और मराठों के वर्चस्व की इस लड़ाई का प्रमुख केंद्र मैं यानी बेंगलोर ही था। मराठों और मुगलों के बीच वर्चस्व की जंग में मैसूर के राजा की इच्छा इस इलाके में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक आज़ादी को बनाए रखने की थी। इस योजना के तहत उन्होंने सही वक्त पर सही ताकत का समर्थन किया और बदले में फायदा उठाया। मैसूर वंश 14वें शासक देवराज वाडियार वह व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी किस्मत को एक बार फिर से लिखने का काम किया। वाडियार और औरंगजेब से उनकी दोस्ती के लिए जाना जाता था, जिसके बदले औरंगजेब ने मेरे राज्य में कभी दखल नहीं दिया। इसी दौरान उन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज से हुए सैन्य युद्ध में उन्हें मात देकर बढ़त हासिल की थी। 1687 में हुए मुगलों के हमले से पहले शिवाजी के सौतेले भाई इकोजी के पास मेरी कमान थी, जिसे लेकर वाडियार आसीन से डील कर सकते थे। द मैसूर मुगल रिलेशंस के लेखक भी मुद्दाचर्या लिखते हैं कि इकोजी ने तंजावुर में अपनी राजधानी बनाई थी। मराठा आर्थिक तौर पर कमजोर थे और स्थानीय शासकों की ओर से मुझ पर किए जा रहे लगातार अतिक्रमण का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में इकोजी ने मेरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने का फैसला कर लिया। मराठा शासक ने वाडियार से इस बारे में बातचीत शुरू की और शहर को 3 लाख रुपए के बदले में उन्हें सौंपने का फैसला किया। मुद्दाचर्या लिखते हैं, यह डील अभी चल ही रही थी कि मुगल सेनापति कासिम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया
और 10 जुलाई 1687 को दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। बाद में सन 1689 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे चिक्का राजा वोडियार को दे दिया तो मैं मैसूर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कृष्ण राजा वोडियार के देहांत के बाद मैसूर के सेनापति हैदर अली ने मुझ पर सन 1759 में अधिकार कर लिया। इसके बाद हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, जिसे लोग शेर मैसूर के नाम से पुकारते हैं, ने मुझ पर 1799 तक राज किया, जिसके बाद मैं अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। मैसूर की राजधानी सन 1831 में मैसूर शहर से बदलकर मुझे बना लिया गया। मेरा नाम सुनते ही दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आने लगती हैं। IT सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए मैं एक अच्छी एवं आकर्षक जगह हूँ। इसके अलावा मेरा मौसम बेहद अच्छा है। मुझ में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा ठंड। वर्तमान में मैं कर्नाटक राज्य की राजधानी हूँ। पहले मैं उत्तर भारतीय लोगों को घूमने फिरने के लिहाज से काफ़ी पसंद था, लेकिन धीरे धीरे मैं सिलिकॉन सिटी की तरफ विकसित हुआ और अब यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों और खासकर उत्तर भारत से लोग मुझ में रह रहे हैं। खान पान अलग होने के बाद भी उत्तर भारतीय को इससे शिकायत नहीं, बल्कि वे देश भर के दूसरे बड़े शहरों के बजाय मुझ में रहने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके साथ ही एक्सट्रीम मौसम झेलकर आए दूसरे राज्यों के लोगों को मैं काफ़ी भाता हूँ। मेरी लिविंग इंडेक्स में सबसे ऊपर होने की वजह तो प्रकृति है। दरअसल मेरा मौसम हमेशा शानदार रहता है। यह न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ही कड़ाके वाली ठंड, बल्कि साल भर यहाँ शाम होते हुए हवा ठंडी होती जाती है। साथ ही यहाँ शायद ही कभी चिपचिपाहट भरा मौसम मिलता हो। ऐसे में एक्सट्रीम मौसम झेल कर आए दूसरे राज्यों के लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हूँ। गर्मियों का तापमान औसतन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों का तापमान शायद ही कभी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। मेरे यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 36 इंच यानी 914 मिलीमीटर होती है, जो मेरी बढ़ती आबादी और उद्योग के लिए जल आपूर्ति के रूप में अपर्याप्त है। मेरे लिए अधिकांश पानी दक्षिण में लगभग 45 मील दूर कावेरी नदी से आता है। मेरी जीवन शैली दूसरे मेट्रोज के मुकाबले काफ़ी सस्ती और आरामदेह है। मुझ में घर लेने के लिए दिल्ली मुंबई की तरह भारी किराया नहीं देना पड़ता। हाँ, ये बात ज़रूर है, किराए पर घर लेते हुए मकान मालिक कई तरह की शर्तें रख सकते हैं ताकि आसपास रहने वाले को कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा एक मुश्त रकम ली जाती है जिसे सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। आमतौर पर पैसे घर खाली करते हुए वापस हो जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी यहाँ कम कीमत पर उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत में घूमने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी जगह हूँ। हर साल लोग मेरे अंदर दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। आप दोस्तों और परिवार के साथ मेरे अंदर समाये हुए झील और म्यूजियम देखने का प्लान बना सकते हैं। मॉडर्न सिटी होने के साथ साथ आप हमारी प्राचीन विरासत और वास्तुकला को देख सकेंगे। मेरे अंदर समाये हुए कुछ प्रमुख आकर्षित करने वाले स्थलों के बारे में बताऊंगा जो आपको मंत्र मुग्ध करने में सक्षम है। मेरा राजधानी क्षेत्र बगीचों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर यह जगह अपनी आंखों को नए नज़ारों से ओतप्रोत कर देगी। आपने बहुत से बगीचों का सफ़र किया होगा, पर मेरे यहाँ का अदम्य दृश्य व हरियाली युक्त वातावरण आपको मोहित न कर दे तो कहना। मेरे दर्शनीय स्थल उस मनोरम यात्रा का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अनोखेपन का अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ बैंगलोर पैलेस। मेरा सबसे चर्चित स्थान बैंगलोर पैलेस है। जैसा कि नाम से ही साफ जाहिर होता है, यह महल जैसा आलीशान है। पहली मंजिल पर एक भव्य हाल है जिसे दरबार हाल के नाम से जाना जाता है। सीढ़ियों की भी खूबसूरती से साज सज्जा की गई है। हर एक कदम पर आप एक सुंदर यात्रा की कल्पना करते हुए आगे बढ़ेंगे। महल की दीवारों पर चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। गॉथिक तरीके का इस्तेमाल करके कांच की खिड़कियों का निर्माण किया गया है। महल में पीले रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। दीवारों से लेकर सोफे तक सब कुछ पीले रंग से सजा हुआ है। अब बात करते हैं मेरे अंदर समाये हुए कब्बन पार्क की। 300 एकड़ में फैला ये पार्क मेरे दर्शनीय स्थलों में शुमार है। अपने प्राकृतिक नज़ारों से है दर्शकों को बांध के रखता है। हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली जो वातावरण को ताजगी पूर्ण कर देती है। लॉर्ड कब्बन के सम्मान में इस पार्क को उनका नाम दिया गया है। यहाँ
6000 से भी अधिक पेड़ों को लगाया गया है। वह यहाँ मौजूद एक्वेरियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इस पार्क ने प्रशंसा का बीड़ा उठा रखा है, तो आप भी इसकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको लिए चलता हूँ MG रोड की ओर। बेंगलुरु आकर अगर आप यहाँ न आए तो फिर क्या आए। मेरे पर्यटन स्थल में इसे खास जगह दी गई है, क्योंकि हर पर्यटक का विश्राम केंद्र यही है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ आकर आप मनचाही वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। हस्तशिल्प से लेकर रेशम की साड़ियों तक, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि आप यहाँ से अपने घर ले जा सकते हैं। और जब आपके पैर घूमते घूमते थक जाएं, तो आप विश्राम करके यहाँ के स्वादिष्ट खाने का स्वाद भी चख सकते हैं। रात को मनोरंजक बनाने के लिए क्लब, पब आदि में अपने पैरों को थिरकने के लिए छोड़ना है तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ पर थिरकना। वंडरला वाटर पार्क। मेरे टॉप पर्यटन स्थल में इस रोमांचक स्थल का नाम न लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। आनंद और रोमांच को महसूस करने के लिए आप यहाँ की बेहतरीन राइड का लुत्फ बेझिझक उठा सकते हैं। करीब 50 राइड का मजा लेते हुए जब आप वापस जाना चाहेंगे तो आपके कदम आपको पीछे की ओर खींचेंगे। ऐसे अद्भुत सफर से कोई भला क्यों मुंह मोड़ना चाहेगा, बल्कि वह तो बार बार लुत्फ उठाकर आनंदमयी होना चाहेगा। अम्यूजमेंट व वाटर पार्क का ये बेजोड़ संगम आपको बेहद रोमांच से भर देगा। अब बात करते हैं उलसूर झील की। मेरी सबसे बड़ी झीलों में से एक जो 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में हरा भरा वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट व सूरज की ढलती बुझती लालिमा इसमें 4 चांद लगाती है। पिकनिक मनाने वाले यात्री व प्रकृति प्रेमियों की इस बेंगलोर दर्शनीय स्थल में भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बेपरवाह यहाँ बैठकर इस अद्भुत नज़ारे में रम सकते हैं। छुट्टी के दिन यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आकर छोटे मोटे खेल खेलकर शाम का चाय नाश्ता करते हुए आप सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। परिवार या मित्रों के साथ समय बिताने के लिए ये जगह बड़ी ही अनुकूल और सुंदर है। बुल टेम्पल मेरे सबसे प्राचीन मंदिरों व विश्व की सबसे भव्य नंदी मंदिरों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे दर्शनीय स्थल में इस मंदिर की यह मान्यता है कि बुल यानी नंदी भगवान शिव की सवारी है, इसलिए शिव भक्तों के बीच इस मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है। मंदिर को द्रविड़ वास्तुकला से उकेरा गया है। नंदी की प्रतिमा सिर्फ एक ही ग्रेनाइट की चट्टान से बनी है। इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर व लंबाई 6.5 मीटर है। इस मूर्ति पर रोजाना नारियल का तेल व घी लगाया जाता है। इसके कारण यह मूर्ति स्लेटी यानी ग्रे रंग से काले रंग में बदली हो जाती है। इसका और एक मुख्य आकर्षण ये भी है कि यह भगवान कृष्ण की मूर्ति भी है, जो मक्खन से बनाई गई है। इस मूर्ति को हर 4 वर्ष के अंतराल में बनाया जाता है। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार में स्थित है। टीपू सुल्तान किला आदर्श रूप से उस कलात्मक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है जो अतीत में विकसित हुई थी, और सबसे आकर्षक मेरे पर्यटन स्थलों में से एक है। रश के जन्नत मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन स्वर्ग है। कला और संस्कृति के प्रति एक बड़ी रुचि के साथ यह महल वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है, और इसमें रूपांकनों के साथ मजबूत स्तंभ भी हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एल्बर्ट विक्टर रोड पर स्थित है। इसके खुलने का समय सोमवार से रविवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक तथा प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए मात्र 15 रुपये और विदेशी सैलानियों के लिए 200 रुपये है। अब बात करते हैं जनपद लोक की। कन्नड़ में लोक संसार एक लोक सेटिंग प्रस्तुत करता है, और मेरे अंदर समाये हुए कई पर्यटन स्थलों में से एक है जो भूमि की परंपराओं और संस्कृति की नकल करता है। इस प्रतिष्ठान में 5000 लोक कलाकारों का एक महासम्मेलन है जो राज्य की विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। जनपद लोक चित्र कुटीर और लोक महल जैसे उप विभाग प्रदान करता है। यह राज्य राजमार्ग 17 रामनगर जिले में स्थित है। इसके खुलने का समय मंगलवार को छोड़कर पूरे सप्ताह सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। इस्कॉन मंदिर मेरे अंदर राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित
इस्कॉन मंदिर भारत में भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह विशेष मंदिर मधु पंडित दास के मार्गदर्शन में है और यह केवल पूजा स्थल के बजाय एक सांस्कृतिक परिसर भी है। सबसे सम्मानित मेरे पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ साथ यह सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी और लोगों को आध्यात्मिकता को फिर से खोजने और विकास को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब आपको बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सैर कराता हूं। मेरे बाहरी इलाके में कुछ किलोमीटर दूर स्थित बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मेरे दर्शनीय स्थलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस गंतव्य में वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता देखी जा सकती है। 104.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली पार्क है, जिसे 1971 में स्थापित किया गया था। एक चिड़ियाघर से लेकर वन प्रभाग तक, एक मछली घर से लेकर मगरमच्छ फार्म तक, इस रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत कुछ है देखने को और अनुभव करने को। इसके खुलने का समय बुधवार से सोमवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, मंगलवार को बंद रहता है तथा भारतीयों के लिए 80 रुपये, विदेशियों के लिए 400 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में लिए जाते हैं। दक्षिण भारत की सैर जब आपको यहाँ खींच लाएगी तो आप बैंगलोर सिटी मैप की सहायता से लेकर यहाँ के दर्शनीय स्थलों का आनंद बिना तकल्लुफ के उठा सकते हैं। आप मुझ तक पहुँचने के लिए सड़क, रेल या हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मेरा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो कि मेरे ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई प्रमुख शहरों से इसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोची, मंगलुरु, पुणे और तिरुवनंतपुरम से मेरे अंदर आने के लिए नियमित रूप से उड़ानें भरी जाती हैं। दोस्तों, आज आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आत्मकथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी और से कोई जानकारी बतानी रह गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।